Our next topic is speed control of three phase induction motor. जैसा कि आपको पता है कि स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व करती है. उसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड ns. पर रोटर जिस गति से घूमता है वही गति मोटर की गति कहलाती है ना. तो रोटर किस गति से घूमता है? दैट इज़ n, रोटर स्पीड या nr, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो nr को जनरली किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 माइनस एस एन एस के रूप में. और एन एस की वैल्यू क्या होती है? 120 एफ बाई पी. इस 120 एफ बाई पी की एन एस की वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो एन आर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एस इंटू 120 एफ बाई पी. तो एन आर जो मोटर की स्पीड है वो दिख रहा है कि किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है. एक एस पे और एक एफ पे और एक पी पर, है ना. तो एस एफ पी, एस मतलब स्लिप, एफ फ्रीक्वेंसी और पी नंबर ऑफ पोल्स. तो इन चीज़ों पर रोटर की स्पीड या मोटर की स्पीड निर्भर करती है. तो मोटर की गति को अगर हमें स्पीड कंट्रोल करना मतलब स्पीड वेरिएशन करना, स्पीड चेंज करना. तो मोटर की स्पीड को अगर हमें चेंज करना है तो फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पोल्स या स्लिप में हमें चेंजेस करने होंगे जिससे मोटर स्पीड हमें चेंज मिलेगी. तो मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल में हम जाते हैं सबसे पहले स्टेटर साइड की तरफ से. स्टेटर साइड मतलब जो स्टेटर की तरफ से हम क्या किन किन चीज़ों को कंट्रोल करके हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं. तो स्टेटर साइड से जो फर्स्ट मेथड होती है वो है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल. स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, अब आप जानते हैं जब टॉर्क का रिलेशन मैंने लिखवाया था आपको, स्टार्टिंग टॉर्क हो या फुल लोड टॉर्क हो, तो उस समय उस समय जो टॉर्क का रिलेशन जो आया था वो स्टार्टिंग टॉर्क हो या फुल लोड टॉर्क, दोनों की हम बात करें, किसी का भी रिलेशन हो, तो वो है हमेशा सप्लाई वोल्टेज की क्या होता है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में. तो जब वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को अगर हम वेरी करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज के वेरी करने से कौन वेरी हो सकता है? टॉर्क वेरी हो सकता है. और टॉर्क के वेरी होने से मोटर की स्पीड वेरी हो सकती है. तो हम वोल्टेज सप्लाई अब हम स्टेटर में इनपुट क्या देते हैं? इनपुट सप्लाई वोल्टेज. उसमें वेरिएशन करें हम तो हमें टॉर्क में वेरिएशन मिलेंगे, और टॉर्क में वेरिएशन मिलेंगे तो हमें स्पीड में वेरिएशन मिलेंगे. परंतु इस थ्री फेस इंडक्शन मोटर में हमें वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल प्राप्त नहीं हो पाती है. जैसा कि हमें डीसी मशीन में हमें वाइड रेंज मिलती, वैसे इसमें नहीं मिलती है. और ऐसा करने पे जब सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन करने से क्या होता है? मोटर जो है और करंट की डिमांड करने लगती है जिससे कि लॉसेस होते हैं, और लॉसेस होने के कारण एफिशिएंसी उसकी कम होने लगती है. जो टॉर्क डेवलप्ड होता है मोटर के द्वारा वह सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, और करंट जो है वह वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होता है. मतलब हम लिख सकते हैं रिलेशन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर एंड आई इज प्रोपोर्शनल टू वी. मतलब जो टॉर्क है हमारा मोटर टॉर्क, वो सप्लाई वोल्टेज मतलब स्टेटर में जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, समानुपाती में होता है. एवं जो थ्री फेज इनपुट वोल्टेज हम देते हैं जिससे धारा प्रवाहित होती है, थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट आई, वो किस पे निर्भर करती है? वोल्टेज सप्लाई वी पे निर्भर करती है. तो इसी प्रकार से जब वोल्टेज को कम किया जाता है ताकि स्पीड को कम किया जा सके, टॉर्क भी उससे क्या, मोटर का जो टॉर्क है वो भी क्या होता है? कम होता है. तो इस तरह की मेथड का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब हम सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं तो टॉर्क भी रिड्यूस होता है और स्पीड भी रिड्यूस होती है. तो इस तरह के इस तरह की स्पीड कंट्रोल की एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है? फ़ैन लोड में. फ़ैन लोड में जनरली क्या होता है? जब लोड टॉर्क मतलब फ़ैन का लोड है ना, जो लोड टॉर्क होगा वो स्पीड के साथ क्या होता है? कम होते जाता है. तो इसी एप्लीकेशन के लिए हम इस स्पीड कंट्रोल को मेथड को यूज़ कर सकते हैं. मतलब वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं. आप जनरली देखे भी होंगे जैसे कि हम जैसे घर में होते हैं फैंस वगैरह, वो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है एक्चुअली वो.
पर हम उसको वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज को रेगुलेट करके हम उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। तो वैसे 3 फेस इंडक्शन मोटर भी फैंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ में वगैरह यूज़ की जाते हैं, तो वो फ़ैन लोड्स के लिए है। 3 फेस इंडक्शन मोटर का जो यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे हम स्पीड कंट्रोल के लिए ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोड टॉर्क स्पीड के साथ कम होता है, और इस पर्टिकुलर मेथड का हम इन लोड्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम वोल्टेज एक रेटेड वोल्टेज से अधिक नहीं कर सकते, क्योंकि उससे इंसुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, इंसुलेशन डैमेज हो सकती है ओवर वोल्टेज से। तो हम यहाँ पे वोल्टेज को ज़्यादा करके स्पीड को ज़्यादा नहीं करते हैं। दिस मेथड इज़ नॉट रिलायबल फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड अबव रेटेड स्पीड। मतलब रेटेड स्पीड के ऊपर अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो ये मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस मेथड का हम जनरली उपयोग नहीं करते हैं, और इस मेथड का उपयोग केवल बिलो द रेटेड स्पीड के लिए ही हम स्पीड कंट्रोल के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो कि है एक थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोलर का। एक्चुअली जो हर फेज़ में देख सकते हैं आप, हर फेज़ में हमने बाई डायरेक्शनल एंटी पैरेलल हमने बाई डायरेक्शनल नहीं, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल थायरिस्टर का उपयोग किया है। एंटी पैरेलल थायरिस्टर मतलब ये जो इस कनेक्शन का है, इसका कनेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा पैरेलल में, तो वो एंटी पैरेलल हो जाते हैं। तो हर फेस में थायरिस्टर को डालने से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर पाते हैं। वोल्टेज को कंट्रोल इस प्रकार से, अब जैसे डायोड रहता है तो उसमें तो कंट्रोलिंग नहीं होती है, पर इसमें एक टर्मिनल और होता है गेट टर्मिनल, जिसके थ्रू हम इसमें कंडक्शन को कंट्रोल करके हम इसके एंगल को कंट्रोल करके हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और वोल्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे हम हर फेस में, तो मोटर की स्पीड को भी नियंत्रित कर पाएंगे। तो हर फेस में एंटी पैरेलल थायरिस्टर का यूज़ किया जाता है। थायरिस्टर एक पार्ट है आपका पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सिंपल इस क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं आप कि हर फेस में एंटी पैरेलल थायरिस्टर का उपयोग कर हम वोल्टेज कंट्रोल करते हुए 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज स्टेटर पोल्स। स्टेटर पोल्स में आप जैसे कि आपने लिखा एक्सप्रेशन NR इक्वल्स टू अंडर द ब्रैकेट 1 माइनस एस, है ना, इनटू आपने क्या लिखा था, NS की जगह 120 F/P। तो 120 F/P मतलब नंबर ऑफ पोल्स के कम ज़्यादा होने से स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब वो कैसे पड़ेगा, तो इस तरह के स्टेटर पोल द्वारा अगर हमें स्पीड कंट्रोल करना है 3 फेस इंडक्शन मोटर की, तो हम इसमें केवल पोलो की स्टेटर में जो हम स्टेटर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, हम उसको इस प्रकार से वाउंड करें कि उसके पोलो की संख्या 4 हो, 2 हो या 6 हो या 8 हो। तो इस प्रकार से हम वेरिएशन ऑफ स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट स्पीड्स प्राप्त कर सकते हैं। 2 और मोर डिफरेंट स्पीड्स वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड। सो यहाँ पर हम 2 या 4 स्पीड्स पा सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेटर पोलो की संख्या को बदलनी पड़ेगी। तो स्टेटर पोलो की संख्या बदलना आसान नहीं होता है, क्योंकि वाइंडिंग एक बार वाउंड कर दी जाती तो वो उसके पोल जो फॉर्मेशन हो जाते हैं वो वही रहते हैं, बस पोल्स आपस में अपने पोलैरिटी बदलते हैं, साउथ या नॉर्थ या साउथ, पर पोल्स फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 वाइंडिंग का सेपरेट यूज़ करके 2 अलग अलग स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे एक वाइंडिंग को हमने इस प्रकार से वाउंड किया कि उसमें कुछ और नंबर के पोलों की संख्या आ रही है, और दूसरे को कुछ और तरीके से वाउंड किया तो उसमें पोलों की संख्या अलग आए। तो डिफरेंट पोल नंबर्स के हिसाब से हम वाइंडिंग को डिज़ाइन करते हैं, और इस प्रकार से इस मेथड में केवल एक ही वाइंडिंग को एक समय में ऊर्जाशील किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है। मतलब सप्लाई सिर्फ एक ही वाइंडिंग को दी जाती है, दूसरी वाइंडिंग को नहीं। जब दूसरी वाइंडिंग को देंगे तो पहली को नहीं, और जब पहली को देंगे तो दूसरी को नहीं। इस प्रकार से अलग अलग स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक वाइंडिंग को 6 पोल्स के हिसाब से और एक को 4 पोल्स के हिसाब से बाउंड किया है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए NS 120 F/P होगा। तो 6 पोल्स के लिए NS की वैल्यू होगी 1000, और 4 पोल्स के लिए NS की वैल्यू होगी 1500।
माना कि फुल लोड स्लिप का मान 5% है, तो 5% फुल लोड स्लिप के मान के होने के कारण जो हमें यहाँ पे प्रचालित गतियाँ प्राप्त होगी, मतलब ऑपरेटिंग स्पीड जो हमें यहाँ पे प्राप्त होगी 1000 RPM NS के लिए है, और S की वैल्यू 50% के हिसाब से रखने के बाद R या N की वैल्यू जो आएगी वो 950 आएगी, और ठीक इसी प्रकार से 4 पोल्स के लिए इसकी वैल्यू आएगी 1425। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं अलग अलग दिख रही है हमें, एक 950 RPM और एक 1425 RPM। तो इस प्रकार से हमें एक दो अलग अलग स्पीड प्राप्त हो रही है। पोलों की संख्या को चेंज करने से हमें दो अलग अलग स्पीड प्राप्त होगी, परंतु इस मेथड में दो अलग सेपरेट वाइंडिंग्स का उपयोग हम कर रहे हैं। अलग से वाइंडिंग का यूज़ करने के कारण ये मेथड लेस एफिशिएंट है और कॉस्टली भी ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट इज स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मतलब हम प्रति फेस में अगर स्टेटर रेजिस्टेंस को जोड़ दें तो उससे क्या होगा, स्टेटर वोल्टेज, टॉर्क और स्पीड का मान परिवर्तित होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। स्टेटर की वाइंडिंग में हम हर फेज़ में अगर स्टेटर रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण उसमें वोल्टेज सप्लाई जो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को दे रहे हैं वो रिड्यूस होगी, जिससे कि स्पीड, टॉर्क भी रिड्यूस होगा और स्पीड भी रिड्यूस होगा। मतलब इस प्रकार से ये चीज़ें चेंजेस होंगे, परंतु पावर डिसिपेशन रेजिस्टेंस में होने के कारण ये मेथड रिलायबल नहीं कहलाती स्पीड कंट्रोल के लिए। परंतु हाँ, इनिशियली हम स्टेटर रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व करके स्टार्टिंग के दौरान हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हैं। ये पार्ट हम स्टार्टिंग में भी पढ़ेंगे। ये मेथड बेसिकली स्टार्टिंग के टाइम यूज़ की जाती है रादर देन स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, है ना। स्पीड कंट्रोल की जगह इसे स्टार्टिंग में इस मेथड को प्रेफर किया जाता है जनरली, क्योंकि अगर हम इसे स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे तो मोटर की एफिशिएंसी लॉसेस ज़्यादा होने के कारण कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को हम V/F कंट्रोल के नाम से भी जानेंगे। और V/F कंट्रोल इसका नाम क्यों है कि वोल्टेज के को कम करने के लिए हमें क्या होते हैं, लॉसेस झेलना पड़ता है ना। लॉसेस होते हैं तो वोल्टेज के कम होने के कारण लॉसेस होते हैं, तो उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हम V/F कंट्रोल मेथड का उपयोग करते हैं। V/F कंट्रोल में क्या होता है, जनरली हम मोटर को ऑपरेट जो करते हैं वो टर्मिनल वोल्टेज के साथ साथ मतलब जो वेरिएबल वोल्टेज के साथ साथ हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का भी उपयोग करते हैं, ताकि V/F रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और जब V/F रेशियो कांस्टेंट होगा तो हमें जो लॉसेस हैं मोटर में वो कम होंगे लॉसेस। तो V/F कंट्रोल की सहायता से हम लॉसेस मोटर में कम कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं लॉसेस, वोल्टेज पे भी डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके कारण फिर जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को कम करके रेशियो को कांस्टेंट रख सकते हैं, या वोल्टेज कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करके हम V/F रेशियो को कांस्टेंट रख सकते हैं, जिससे हमारे जो लॉसेस हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए इसे कांस्टेंट वोल्ट पर हर्ट्ज़ के नाम से भी जाना जाता है। V/F कांस्टेंट वोल्ट पर हर्ट्ज़, है ना। V/F रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए इसका नाम ये भी रखा गया है। तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई जो है हमें एक वेरिएबल वोल्टेज पावर सोर्स से प्राप्त होता है। अब ये वेरिएबल वोल्टेज पावर सोर्स जो है, अब ये किन चीज़ों से हमें वेरिएबल वोल्टेज पावर सोर्स प्राप्त हो सकता है, ये हमें 3 चीज़ों से प्राप्त हो सकता है। पहला है आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, सेकंड है करंट सोर्स इन्वर्टर, और थर्ड है साइक्लो कन्वर्टर। जनरली वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर, जो इन्वर्टर का बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, डीसी को एसी में करना, है ना। जो डीसी सप्लाई है उसको वेरिएबल एसी और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज पे हम
कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हम फिक्स्ड एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी इस वोल्टेज को कन्वर्ट कर पाते हैं। मतलब डीसी को वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में या फिक्स्ड वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, जिससे हमें एक जो हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की जो ज़रूरत है वो यहाँ से प्राप्त हो सकती है। साइक्लो कन्वर्टर का काम जो होता है वो डायरेक्टली एसी टू एसी कन्वर्जन होता है। जो हमारे पास एसी सप्लाई अवेलेबल होती है वो फिक्स्ड एसी इनपुट वोल्टेज होता है विथ फिक्स्ड एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम वेरिएबल एसी वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में साइक्लो कन्वर्टर की सहायता से कन्वर्ट करते हैं। अब ये जनरली इन डिवाइसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, किन्हें इनमें यूज़ किया जाता है, ये सब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। तो आपको एक जनरली एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे हम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा सप्लाई वोल्टेज अवेलेबल है, एसी सप्लाई इनपुट वोल्टेज है। हम सपोज पर फेज़ के हिसाब से देख रहे हैं इसे, तो एसी इनपुट वोल्टेज हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है। इसको रेक्टिफायर द्वारा एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। डीसी को अगर पल्सेटिंग हो तो उसको फिल्टर द्वारा फिक्स्ड डीसी में बदला जाता है। डीसी में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि इन्वर्टर का हम जब उपयोग करते हैं तो इन्वर्टर को हमेशा डीसी इनपुट की ज़रूरत होती है। तो डीसी इनपुट को की ज़रूरत होने के कारण उसे हम डीसी इनपुट देंगे और हमारे पास सप्लाई जो जनरली अवेलेबल होती है वो एसी सप्लाई अवेलेबल होती है। तो एसी सप्लाई को हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि रेक्टिफायर के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। अब इस कन्वर्टेड डीसी वोल्टेज को हम क्या करते हैं, इन्वर्टर द्वारा डीसी से एसी में करते हैं। ये हमारा डीसी से किस में होता है, एसी में होता है। तो एसी में होगा तो ये इसका वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। तो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जैसा कि आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को नियंत्रित कर पाते हैं। तो जनरली ये मेथड बहुत उपयोगी है, इसका यूज़ बहुत किया जाता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, V/F रेशियो कंट्रोल। V/F रेशियो जनरली इसलिए ताकि लॉसेस मिनिमाइज़ कर सके, तो V/F रेशियो को कांस्टेंट रखना पड़ता है। मतलब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दोनों को वेरी करना पड़ता है अकॉर्डिंगली टू मेक द रेशियो कांस्टेंट। तो ये वाली मेथड को हम कांस्टेंट वोल्ट पर हर्ट्ज भी कहते हैं। और साइक्लो कन्वर्टर, इसी में अगर हम एक चीज़ और डिस्कस करना था, जैसे हम अगर साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ करें तो ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। रेक्टिफायर और इन्वर्टर की जगह हम क्या लगा देंगे, सिर्फ साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर फिक्स्ड एसी इनपुट वोल्टेज फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी वोल्टेज को जो है कन्वर्ट करता है वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में। और जनरली साइक्लो कन्वर्टर थोड़े से कॉस्टली सर्किट होते हैं, तो इनको लार्ज पावर ड्राइव्स के लिए उपयोग किया जाता है और इस लो स्पीड्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नहीं तो अदरवाइज़ ये मेथड हमें थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, अभी तक हमने जितने मेथड देखे, स्टेटर वोल्टेज, स्टेटर पोल, स्टेटर रेजिस्टेंस, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये सब कहाँ से था, स्टेटर साइड से था। स्टेटर मतलब स्टेटर की तरफ से हम कैसे मतलब चीज़ों को नियंत्रित कर इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा रोटर स्टेटर साइड था। अब रोटर साइड से हम, आप जानते हैं, रोटर साइड से केवल हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, इसी मोटर की हम रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर सर्किट क्लोज्ड होता है, तो वहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को जोड़कर स्पीड कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कि रोटर साइड से हम कैसे गति को नियंत्रित करें। तो रोटर साइड से हम गति को नियंत्रित केवल एक प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, हालांकि और भी चीज़ें आजकल यूज़ हो रही हैं, पर अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल है आपको। तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मतलब रोटर साइड में हम रेजिस्टेंस को अगर लगाते हैं रोटर साइड में, तो एक तो
आपके यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस के यूज़ करने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। देखो जब हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर पढ़ा था, तो वहाँ पे हमारा रोटर में रेजिस्टेंस लगाने का केवल एक ही मकसद था कि स्टार्टिंग टॉर्क के मान को कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ से स्टार्टिंग टॉर्क के मान को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, रोटर पे रेजिस्टेंस लगाने के बाद।